वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। आशा करते हैं आप लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है, साथ ही साथ आप बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने वर्क और पावर का डिफरेंस, एनर्जी का डिफिनेशन, एनर्जी और पावर का डिफरेंस और पावर के बारे में डिटेल से स्टडी किए थे, जिसमें से आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत सारा प्यार मिला। इसके लिए सभी स्टूडेंट को थैंक्स। और जो स्टूडेंट इस चैनल में नए हैं, इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम लोग टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो पिछले क्लास में हमने कहा था कि एनर्जी जो होता है वो बेसिकली 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट हमारा पोटेंशियल एनर्जी होता है, सेकंड हमारा काइनेटिक एनर्जी होता है और थर्ड हमारा मैकेनिकल एनर्जी होता है। तो चलिए आज सीक्वेंस वाइज एक एक एनर्जी का स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो है यहाँ पर, ठीक है, वो हमारा पोटेंशियल एनर्जी का है। ठीक है, तो एनर्जी है तो इट इज ए 3 टाइप्स, अभी बता ही आपको। ठीक है, इट इज ए 3 टाइप्स। ठीक है, फर्स्ट पोटेंशियल एनर्जी, सेकंड काइनेटिक एनर्जी, थर्ड हमारा मैकेनिकल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी की अगर बात करें तो इसका डिफिनेशन बड़ा ही ईजी है, बहुत ही इजी है। पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है, एनर्जी पोजेस्ड बाय द एट रेस्ट कंडीशन। कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट कंडीशन में है और जो एनर्जी जनरेट करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ध्यान दीजिए, द एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी एट रेस्ट ड्यू टू पोजिशन और साइज और शेप इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी मतलब जो जनरेट होता है वो रेस्ट के कंडीशन में होता है और उसका शेप साइज पर डिपेंड करता है। तो इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो आपको मैंने पोटेंशियल एनर्जी का जो इक्वेशन आपको बताया था, P = mgh, इसके बारे में डिटेल से हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं। P = mgh एक प्रकार का क्या वर्क डन है और उसी वर्क डन को हम लोग क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। तो ये P = mgh जो ये वर्क डन होता है, ठीक है, ये कैसे निकलता है mgh, इसके बारे में डिटेल से आपको मैं बता चुका हूं। इसमें सिंपल सा था मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा। ये मान लीजिए सरफेस है, यहाँ पर बॉडी शिफ्ट कर गया, इसका हाइट h है, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी F इसको इधर खींचेगा जिसका वैल्यू क्या होगा, mg के बराबर होगा। तो फोर्स इंटू s हमारा क्या है, h है, तो s = h, तो हमारा F = m इंटू W = F इंटू s होता है। W = क्या होता है हमारा, F इंटू s। ठीक है, तो F का वैल्यू mg बैठेगा तो W = mg और S का वैल्यू h बैठेगा तो W = mgh। चूंकि रेस्ट कंडीशन में है इसीलिए इसी को हम लोग क्या कहेंगे, P कहेंगे। तो ये वर्क डन निकालने का फेनोमेना आपको हम बता चुके हैं। अब सवाल उठता है कि एग्जाम्पल क्या क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी का, पहले इस चीज को समझ लीजिए। तो सिंपल सा एग्जाम्पल है मेरे भाई, अगर कोई बुक्स टेबल के ऊपर रखा हुआ है तो उस बुक्स में हमारा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर रहेगा। अगर कोई ट्री है और ट्री के ब्रांच में अगर कोई बर्ड्स बैठा हुआ है या मंकी बैठा हुआ है तो उस बर्ड्स या मंकी में हमारा क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा। ट्री में अगर फल लगा हुआ, फ्रूट्स लगा हुआ है तो उस फ्रूट्स में कौन सा एनर्जी होगा मेरे भाई, पोटेंशियल एनर्जी होगा। उसके बाद अगर आपका छत का सिंटेक्स में पानी को स्टोर करके रखे हैं, वाटर को अगर स्टोर करके रखे हैं तो उस वाटर में जो स्टोर्ड एनर्जी होगा जो सिंटेक्स के अंदर, उस पे आपका पोटेंशियल एनर्जी होगा। जैसे पॉन्ड है तो पॉन्ड में पानी को स्टोर करते हैं, तालाब में हम लोग क्या करते हैं, पानी को स्टोर करते हैं पॉन्ड में। तो पॉन्ड का स्टोर वाटर में भी हमारा क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है। उसी टाइप से अगर डैम का अगर गेट को बंद कर दिया जाता है तो डैम में जो स्टोर पानी होता है उस स्टोर पानी में आपका कौन सा एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंट एग्जाम्पल है। और एक एग्जाम्पल ये भी बन सकता है, जैसे कि की वाला जो कार आता है, खिलौने वाला जो टॉयस कार जो होता है, टॉय कार जो होता है, जिसमें हमारा की लगा करके ऐसे करके क्या करते हैं, ऐंठते हैं। तो उसको चाबी जब हम की को ऐंठते हैं तो उसमें जो एनर्जी स्टोर होता है वो भी हमारा क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी का एग्जाम्पल होता है। पहले एक घड़ी आती थी जिसको एनालॉग क्लॉक कहते थे, अब तो हमारा डिजिटल क्लॉक आ गया और बैटरी वाला जो इलेक्ट्रॉनिक्स क्लॉक आ गया है। लेकिन पहले एक एनालॉग क्लॉक आती थी और इस क्लॉक को बनाती थी HMT, हिंदुस्तान मशीन टूल्स बनाती थी। ठीक है, उसमें हर 24 आवर में हमको
की को ऐंठना पड़ता था, तो उसके अंदर में एक राउंड शेप स्प्रिंग होता था और स्प्रिंग हमारा धीरे धीरे कसाता था और वो धीरे धीरे ढीला होता था, तो घड़ी का टिप आगे की ओर बढ़ता था। तो जब हम लोग की को ऐंठते थे तो कसते थे, तो की में हमारा कौन सा एनर्जी स्टोर होता था? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता था। किसमें? एनालॉग क्लॉक के की में। तो ये सब बहुत सारा एग्जांपल आपका पोटेंशियल एनर्जी में, जैसे कि क्या है कि अगर जो हमारा धनुष होता है, ठीक है, उसको खींच दिए हैं, ठीक है, रस्सी ठोको, ठीक है ना, जो हमारा बो होता है उसका रस्सी को खींच दिए, स्ट्रेच कर दिए हैं, तो उसमें हमारा कौन सा एनर्जी स्टोर होगा? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा। तो ये सब बहुत सारा एग्जांपल है आपका पोटेंशियल एनर्जी का। लेकिन जनरली जो पोटेंशियल एनर्जी होता है टू फॉर्म में रहता है, दो ही फॉर्म में रहता है। एक रहता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, एक क्या रहता है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, और सेकंड होता है हमारा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में रहता है। मतलब कोई भी पोटेंशियल एनर्जी अगर बेसिकली देखा जाए तो उसका दो ही फॉर्मेट होता है, एक होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मेट होता है और एक होता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मेट होता है। अब सवाल उठता है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मेट क्या है? तो अगर कोई ऑब्जेक्ट को हाइट में अगर शिफ्ट कर दिए हैं तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगेगा, और इस फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण जो एनर्जी पोजेस होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखे हैं, Each body experience a force of attraction due to अर्थ। अर्थ के रेस्पेक्ट में हर बॉडी क्या करता है? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करता है, ठीक है, which is called force due to gravity। इसको हम लोग क्या कहते हैं? फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। और इस फोर्स के कारण जो एनर्जी पोजेस होता है उसी एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इसके बाद आता है मेरे भाई इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो जैसे कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, जैसे जो भी हमारा इलास्टिसिटी मटेरियल होता है, इलास्टिसिटी मटेरियल जो होता है, जो हमारा खींचने से उसकी लेंथ बढ़ती है, डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा दे तो अपना ओरिजिनल शेप में आ जाता है। जैसे कि इसका जस्ट एग्जांपल आप स्प्रिंग ले लो, रबर ले लो, ठीक है। तो इस सब जो होता है, स्टील में भी इलास्टिसिटी होती है, तो स्टील जिसमें भी इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी होगा तो उसको अगर हम स्ट्रेच करेंगे तो उसमें एक एनर्जी स्टोर होगा डिफॉर्मिंग फोर्स के कारण, और उसका शेप एंड साइज में चेंजेस आता है। और जैसे ही हमारा डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाते हैं तो अपना ओरिजिनल शेप को रिगेन करता है, तो उसमें जो एनर्जी पोजेस होता है उसी एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जनरली आपका स्प्रिंग में देखने को मिलता है, जो आपका वर्चुअल है हमारा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, द पोटेंशियल एनर्जी पोजेस बाय ए बॉडी इन द डिफॉर्मिंग स्टेट ड्यू टू चेंज इन इट्स शेप एंड साइज इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये था मेरे भाई पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मेट। तो पोटेंशियल एनर्जी का कितना फॉर्मेट मिला? तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मेट मिला और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मेट मिला। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा काइनेटिक एनर्जी। अब सवाल उठता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मेट क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, तो एनर्जी पोजेस ड्यू टू मोशन ऑफ बॉडी। ध्यान दीजिएगा, स्टेट ऑफ मोशन ऑफ बॉडी। तो द एनर्जी पोजेस बाय ए बॉडी ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। इसको हम लोग क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, काइनेटिक एनर्जी का अगर इक्वेशन की बात करें, इक्वेशन ऑफ के, तो ध्यान दीजिएगा, इसमें आप एक बॉडी कंसीडर कीजिए, यहाँ पर एक बॉडी एम है, इसमें आप फोर्स अप्लाई एफ कर दीजिए। आपने एफ फोर्स अप्लाई किया, ये फोर्स हमारा एफ जो है ये अप्लाइड फोर्स है। आपने फोर्स अप्लाइड किया, आपने जब फोर्स अप्लाइड किया तो ये बॉडी मूवमेंट करेगा, क्योंकि मोशन में आ जाएगा। हो सकता है ये यू होगा, आपका जीरो भी हो सकता है, जीरो नहीं भी हो सकता है इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, ये जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तभी हम लोग यू कंसीडर करनी है इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। हमने फोर्स अप्लाइड किया तो ऑटोमेटिक इसका वेलोसिटी में चेंजेस आएगा, इसमें एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड होगा, उसके साथ ही साथ ये क्या करेगा? डिस्प्लेसमेंट होगा और पोजीशन बी में आएगा, तो एक डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। तो पोजीशन 2 में इसका वेलोसिटी भी हो चुका है। तो लेट अस कंसीडर दैट m इक्वल्स टू मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, u इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, v इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और s इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट बिटवीन पोजीशन 1 टू पोजीशन 2। ये पोजीशन 1 से पोजीशन 2 का हमारा क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। तो जनरली हमारा क्या होगा? ऑब्जेक्ट अगर एक फोर्स लगाते हैं और एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक जाता है तो उसमें एक वर्क डन होता है। तो वर्क डन इक्वल्स टू F इंटू एस होगा ही होगा। तो F इंटू एस, F का वैल्यू क्या होगा? मास इंटू एक्सेलरेशन। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन से मास इंटू एक्सेलरेशन हुआ, तो W इक्वल्स टू F का वैल्यू रिप्लेस हो गया M इंटू ए इंटू एस। इसको इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेते हैं।
नाउ थर्ड इक्वेशन ऑफ लॉ ऑफ मोशन, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, v स्क्वायर इक्वल्स टू ई स्क्वायर प्लस 2as कहता है, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है हमारा, ठीक है। अब इस फॉर्मेट में ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये हमारा इक्वेशन 2 है और ये हमारा इक्वेशन क्या है 1 है। तो यहाँ पर as का वैल्यू ध्यान दीजिएगा, ये जो as का वैल्यू है इसको रिप्लेस कर देंगे उससे हमारा, तो जैसे रिप्लेस किए तो as का वैल्यू रिप्लेस होगा तो m तो यहाँ पे रहेगा और ये s का वैल्यू रिप्लेस हो चुका है, तो v स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर बाई 2, तो इसको हम लोग कह सकते हैं हाफ एम v स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर, तो w इक्वल्स टू हाफ एम v स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर, इसको इक्वेशन आप थर्ड कंसीडर कर दीजिए। अब देखिए अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन, वर्क डन ड्यू टू स्टेट ऑफ मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी के। तो मैंने कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन के कंडीशन में है और जो वर्क डन होता है उसी वर्क डन को हम लोग क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं यहाँ पर। तो काइनेटिक एनर्जी कहते हैं तो W इक्वल्स टू के इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाफ एम v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पर इफ u इक्वल्स टू 0, u इक्वल्स टू 0 मतलब ये जो इनिशियल वेलोसिटी है, मतलब इनिशियल कंडीशन में जब ये u इक्वल्स टू 0 होगा, u इक्वल्स टू 0 होगा तो ये हमारा किस कंडीशन में आएगा, रेस्ट कंडीशन में आएगा। रेस्ट कंडीशन में फोर्स लगाएंगे तो मूवमेंट करेगा धड़धड़ा करके, ठीक है, मूवमेंट करेगा ही करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये मूवमेंट किया तो u हमारा 0 हो जाएगा, ये वेलोसिटी 0 हो गया तो के इक्वल्स टू हाफ एम v स्क्वायर आएगा। ये फॉर्मूला आपको लर्न करके रखना है, इसे ओरिजिनल फॉर्मूला आपका ये है, ये ऊपर वाला है, लेकिन ये जनरली आपको इससे क्वेश्चन देता है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद आता है रिलेशन बिटवीन के एंड लिनियर मोमेंटम। काइनेटिक एनर्जी और लिनियर मोमेंटम में क्या रिलेशन पॉसिबल है, तो के जो लिनियर मोमेंटम होता है P इक्वल्स टू लिनियर मोमेंटम P इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी को अलग करेंगे तो P बाई m आएगा। अब क्या कीजिए, यहाँ पे जो वेलोसिटी का इक्वेशन है उसको रिप्लेस कर दीजिए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा k इक्वल्स टू हाफ m, यहाँ पे P बाई m का होल स्क्वायर, तो बन जाएगा k इक्वल्स टू P स्क्वायर बाई 2m। इससे आपको क्वेश्चन देता है तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी के इक्वल्स टू होता है लिनियर मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इनटू मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट होता है। अब सवाल उठता है काइनेटिक एनर्जी का एग्जांपल क्या होगा। सिंपल सा बात है कि रिवर वाटर जब फ्लो करता है तो वो रिवर का जो वाटर होता है वो मोशन के कंडीशन में होता है, तो ये जो रिवर वाटर होता है इसमें कौन सा एनर्जी रहता है मेरे भाई, काइनेटिक एनर्जी रहता है। अब अगर डैम की बात करें तो डैम को अगर फाटक को बंद करते हैं तो इधर जो स्टोर पानी है इसमें पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन फाटक को जब ओपन करते हैं तो इधर जो पानी का बहाव आता है उस पर आपका काइनेटिक एनर्जी होगा। आपके घर का छत का सिंटेक्स में पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन उस सिंटेक्स में अगर टेप है लगा हुआ है, नल लगा हुआ है, उस नल को आप खोल दीजिएगा तो पानी स्पीडली नीचे ब्लो करने लगेगा, गिरने लगेगा। तो इस कंडीशन में उसमें कौन सा एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी है। एटमॉस्फेयर पे हवा जो होता है एयर ब्लो करता है, तूफान जो आती है तो हवा में कौन सा एनर्जी रहता है हमारा, पोटेंशियल एनर्जी रहता है, सॉरी पोटेंशियल नहीं काइनेटिक एनर्जी रहता है यहाँ पे, ठीक है। और डैम वाटर का जो फ्लो वाटर, जो डैम का फाटक खोलने के बाद जो फ्लो वाटर होता है तो उसमें भी हमारा कौन सा एनर्जी रहता है मेरे भाई, काइनेटिक एनर्जी रहता है। अब मान लीजिए धनुष ये जो बो है उसको स्ट्रेच कर लिए, उसका तीर को छोड़ दिया, तीर एकदम गड़गड़ाइले ऐसे करके जा रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में कौन सा एनर्जी होगा हमारा, काइनेटिक एनर्जी होगा। बंदूक से बुलेट को फायर कर दिए, बुलेट में कौन सा एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा। मतलब जो भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन के कंडीशन में रहता है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होता है। अब सवाल आता है कि रनवे पर एरोप्लेन क्या कर रहा है, रन कर रहा है, तो उस समय एरोप्लेन में कौन सा एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा। तो ये सब डिफरेंट एग्जांपल है हमारा काइनेटिक एनर्जी का। अब देखिए क्लॉक का जो टिप होता है, टिप मतलब सुई जिसको बोलते हैं, घंटा का सुई, मिनट का सुई और सेकंड का सुई, तो ये जो टिप हमारा मूवमेंट करता है तो घड़ी के टिप में, क्लॉक के टिप में कौन सा एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है। तो इससे एग्जांपल हमारा किसका है, काइनेटिक एनर्जी का है। इसके बाद आता है मेरे भाई मैकेनिकल एनर्जी। इसके बाद क्या आता है हमारा, मैकेनिकल एनर्जी आता है। तो मैकेनिकल एनर्जी जो होता है जनरली सम ऑफ Ke एंड Pe, मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के सम को हम लोग क्या कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। मतलब Me इक्वल्स टू, सिंपली अगर कहा जाए तो Me इक्वल्स टू हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर प्लस mgh, यही होगा हमारा हाफ mv स्क्वायर प्लस mgh। यहाँ लिख सकते हो Me इक्वल्स टू हाफ mgh प्लस हाफ
mv², क्योंकि यही हमारा सम है हमारा काइनेटिक एनर्जी का, मैकेनिकल एनर्जी का। तो मैकेनिकल एनर्जी जनरली क्या होगा, सम ऑफ P एंड K। तो P का वैल्यू क्या होता है mgh और K का वैल्यू क्या होता है हाफ mv²। दोनों को मिला देते हैं तो हम लोग क्या हो जाता है, मैकेनिकल एनर्जी बन जाता है। तो भाई अब मैकेनिकल एनर्जी का एग्जाम्पल क्या है, सवाल यहाँ पे खड़ा होता है। तो मैकेनिकल एनर्जी की अगर बात करें तो अगर स्काई पे अगर बर्ड्स फ्लाई कर रहा है, ठीक है, तो उस फ्लाइंग बर्ड्स पे हमारा क्या होगा, मैकेनिकल एनर्जी होगा, क्योंकि बर्ड्स जो है एक सर्टेन हाइट पे फ्लाई करता है। तो हाइट के कारण उसमें एक पोटेंशियल एनर्जी होगा और उसका स्पीड के कारण उस बर्ड्स में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा। तो इस कंडीशन में बर्ड्स में क्या होगा, मैकेनिकल एनर्जी प्रेजेंट रहेगा। इसके बाद एरोप्लेन अगर फ्लाई कर रहा है तो एरोप्लेन की एक हाइट है, एल्टीट्यूड से हमारा, तो एल्टीट्यूड्स के कारण एरोप्लेन में हमारा पोटेंशियल एनर्जी होगा और एरोप्लेन की अपनी स्पीड के कारण उसमें एक काइनेटिक एनर्जी होगा। तो इस कंडीशन में हमारा क्या होगा, उसमें कौन सा एनर्जी होगा, कौन सा एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी होगा, ठीक है। तो ये देखिए एरोप्लेन अगर रनवे पे खड़ा है, एरोप्लेन अगर रनवे पे खड़ा है तो उसमें क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। रनवे पे दौड़ना शुरू किया तो काइनेटिक एनर्जी है, और रनवे को छोड़ के ऊपर में आ गया एरोप्लेन तो उसमें क्या होगा, हमारा मैकेनिकल एनर्जी होगा। बड़ा ही एग्जांपल है। और एनालॉग क्लॉक में, पूरे क्लॉक में कौन सा एनर्जी होगा, तो पूरे क्लॉक की अगर बात करें तो एनालॉग क्लॉक का आपको एग्जांपल बता चुके हैं। जब की को ऐंठते हैं तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होता है, उसके टिप में काइनेटिक एनर्जी होता है। जब पूरा क्लॉक करेंगे तो की प्लस टिप दोनों आ जाएगा, तो पूरा क्लॉक में कौन सा एनर्जी होगा, हमारा मैकेनिकल एनर्जी होगा। तो ये था मेरे भाई टाइप्स ऑफ एनर्जी का डिटेल इंफॉर्मेशन। अगला पार्ट में हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम लेकर के आएंगे, तब तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आप लोगों का कमेंट था कि सर आप बीच में आ जाते हैं तो कंटेंट को लिखने में दिक्कत होता है, तो चलिए थोड़ा सा हम कैमरा से हट जाते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको आप कॉपी कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट ऐसा करते हैं, ले लिए होंगे, ले लिए ना मेरे भाई, ले लीजिए इसको, ठीक है, ले लिए ना, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए आप लोग। अब इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और इसको लर्न भी कर लीजिएगा, इसको समझ भी लीजिएगा। आशा करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद, जय संविधान।